जय हिंद दोस्तों। सभी छोटी बहन भाइयों को इस क्लास में पुनः बहुत बहुत आभार। अभी तक हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं। हमारा टारगेट है सभी हिंदुस्तान वासियों, जितने भी हमारे बच्चे हैं, चाहे अपने किसी होम टाउन से पढ़ रहे हैं, किसी गांव से तैयारी कर रहे हैं, या घर बैठकर यानी कि बहुत बड़े बड़े संस्थान पे वो पहुंचकर तैयारी नहीं कर पाते, वो सभी बच्चे अब एक तैयारी को पंख लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो टारगेट रहेगा, ये 2025 के एक फाउंडेशन के तौर पर हम एसएससी प्रैक्टिस सेशन लेकर आए हैं। और चाहे आप सीजीएल के लिए हैं, सीपीओ है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, डी ट्रिपल एसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या किसी राज्य के स्टेट के एग्जाम के बारे में बात करें, तो ये जो वीडियो है, ये जो क्लास है, सभी के लिए इक्वली यानी कि बराबर रूप से सहायक होगी, हेल्पफुल रहेगी। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको शुरुआती क्लास में कहा गया कि इस क्लास में आपका समय बर्बाद नहीं किया जाएगा, तो उसी समय को प्रायोरिटी देते हुए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो है 3rd क्लास है। यदि आप पहली बार चैनल पर हो, आप सुन रहे हो और 5 मिनट आपने हमारे चैनल पे दिया और उसके बाद आपको लगे कि मास्टर तो बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है, जो भी पढ़ा हमें एक बार में क्लियर हो गया, तो ऐसा अगर आपको लगे, ये बहुत बड़ी बात है। हर एक फैकल्टी, दुनिया की कोई भी, भारत का कोई भी फैकल्टी ये नहीं कहेगा कि अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप क्विट करके जाइए। अगर आपको अच्छा समझ में नहीं आए 5 मिनट के बाद, तो दोबारा से आप भले ही वीडियो मत देखना, लेकिन इस बात की गारंटी है कि आप इस क्लास को देखने के बाद हमसे जुड़े रहेंगे। यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो आप प्रीवियस ईयर जो 2 क्लास हमारी हो चुकी हैं, पहले से ऑलरेडी लिस्टेड हैं, आप उन्हें देखिएगा तो और भी आपको बेटर क्लियर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और याद रखना, एक नोटबुक आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। संविधान का अनुच्छेद 149 ये कह रहा है कि जो आर्टिकल 149 है से संबंधित है। आर्टिकल 149 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, आपसे पूछा गया है कि आर्टिकल 149 संविधान का अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है। तो इसके लिए आपको बेसिकली एक प्रोविजन मालूम होना चाहिए, और ये प्रोविजन किस तरह से वर्क करता है। हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपके माइंड में, आपके दिमाग में एक ड्राफ्ट होना चाहिए। मैंने कहा पार्ट 5th, मैंने कहा भाग 5। जब भाग 5 की बात हो रही है तो ये किस विषय से संबंधित है। आपने कहा सर ये यूनियन के बारे में है, ये संघ के बारे में। किसके बारे में? ये संघ के बारे में। जब ये संघ के बारे में है तो भाग 5th किस अनुच्छेद से संबंधित है। आपने कहा कि भाग 5th सर आर्टिकल 52 से लेकर 151 से संबंधित है। एग्जामिनर आपसे यह भी पूछ सकता है कि अनुच्छेद 52 से 51 तक किस भाग में बताए गए। आर्टिकल 52 टू 151 डिस्क्राइब इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर विल बी पार्ट 5th। अब जब पार्ट 5th की बात करते हैं तो आपको पता है जो कैग की हम बात कर रहे हैं, ऑलरेडी मैंने पिछली क्लास में इसका ड्राफ्ट बताया था, तो यहां पर हम सिर्फ कैग की बात करते हैं। बोले तो कंट्रोलर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ऑडिटर जनरल। ठीक है, आप सभी इस पोस्ट के बारे में जानते हो। हिंदी में हम इसे नियंत्रक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं। महालेखा परीक्षक, ठीक है, महालेखा परीक्षक कहा जाता है। तो ये महालेखा परीक्षक जो होते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये आपके संविधान के किस भाग में बताए गए हैं। आपसे एग्जामिनर इस प्रकार भी पूछ सकता है, तो आप कहोगे पार्ट 5th में संविधान के भाग 5 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। अब यहां से आपको इतना मालूम होना चाहिए ये किस अनुच्छेद से संबंधित है। हमारे संविधान में कैग से संबंधित कौन से आर्टिकल है। हमने कहा अनुच्छेद 148 से लेकर 151 आर्टिकल, यानी कि अनुच्छेद
148 से लेकर 151 तक महालेखा परीक्षा के बारे में बताए गए हैं, कैग के बारे में बताया गया है। यानी कि आर्टिकल 148, 149, 150, 151 ये सभी किससे संबंधित होंगे, इनमें जो प्रावधान होगा वो किसके बारे में होगा? आपने कहा सर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में होगा। चाहे वो आपका आर्टिकल 148 हो, चाहे आपका आर्टिकल अनुच्छेद 149 हो, या आपका आर्टिकल 150, या आपका आर्टिकल 151, ये जो आर्टिकल्स हैं ये महालेखा परीक्षक के बारे में बताते हैं, कैग के बारे में बताते हैं, जिनमें आर्टिकल 149 आपसे कहता है देयर शैल बी अ प्रोविजन ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद 148 बताता है हमारे संविधान में जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में प्रावधान है, जिसका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? याद रखना, प्रेसिडेंट के द्वारा। हु अपॉइंटेड द कैग। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कौन नियुक्त करता है, ये 148 में बता दे। एक तो उसके पद के बारे में आपसे पूछा जाए कि ये जो पोस्ट है वो किस अनुच्छेद में बताया गया, आपने कहा 148, ठीक है। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, ये 148 में क्लियर हो गया। आर्टिकल 149 अनुच्छेद 149 में, नोट कर लेना, बिना नोट के बैठोगे समय बर्बाद हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। बार बार बताया गया है जब आप एग्जाम में बैठोगे तो लगभग 30 से 40 मिनट में पूरा जीएस रिवीजन होना चाहिए और उसके लिए आपको शॉर्ट्स नोट मैंडेटरी होंगे। तो आर्टिकल 149 में बताया गया है ड्यूटीज ऑफ कैग। किसके बारे में दोस्तों? ड्यूटीज ऑफ कैग। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, ड्यूटीज के बारे में बताया गया है। 150 में बताया गया कि भैया इसमें जो प्रोविजन होगा यूनियन और स्टेट का रहेगा और जो प्रेसिडेंट के बिहाफ पर रहेगा। 151 में बताया गया है कि जो कैग है, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, वो रिपोर्ट सबमिट करेगा किसको? यदि यूनियन की रिपोर्ट्स है, यदि ये यूनियन यानी संघ की रिपोर्ट्स है तो राष्ट्रपति को करेगा। यदि अगर ये राज्य की है, स्टेट की है, तो ये गवर्नर को करेगा। ये किसके कार्य हैं? ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य हैं। तो आज आपको कैग के बारे में क्लियर हो गया कि मास्टर ने हमें बताया था कि जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है ये संविधान के भाग 5 में बताया गया है। ये अनुच्छेद 148 से 151 तक संबंधित है, यानी कि 148, 49, 150, 151 ये किसके बारे में बयां करेंगे? तो आपने कहा सर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। अब एक बार फिर से दोहरा देता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 148 अनुच्छेद 148 किसके बारे में? बिल्कुल सही कहा कि सर इस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि यहां पर कैग का जो एक पद है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो पोस्ट है वो बताया गया है और उसका जो नियुक्ति होगी राष्ट्रपति के द्वारा। बिल्कुल सही। आर्टिकल 149 में बताया गया है कि इनके कर्तव्य क्या है, ड्यूटीज क्या है, और इसका जो अपॉइंटमेंट होगा वो राष्ट्रपति के द्वारा होगा। आर्टिकल 150 में बताया गया कि जो यूनियन और स्टेट की जो भी आपका मान लीजिए किसी भी तरह का ऑडिट होता है तो प्रेसिडेंट के प्री अप्रूवल पर रहेगा। 151 में बताया गया कैग की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ये जिम्मेदारी होगी कि वो जो है रिपोर्ट्स ऑडिट करने के बाद सबमिट करेगा। यदि वो यूनियन से संबंधित किसी रिपोर्ट्स को, अकाउंट्स को ऑडिट कर रहा है या उससे रिलेटेड एजेंसी को ऑडिट कर रहा है तो वो प्रेसिडेंट को करेगा। याद रखना, बहुत बार पूछा गया है कि यूनियन की रिपोर्ट को, जब संघ की जो भी रिपोर्ट्स होंगी उसको यदि वो ऑडिट कर रहा है, निरीक्षक कर रहा है, तो ये रिपोर्ट किसको सौंपेगा? आपने कहा राष्ट्रपति। यदि वो राज्य का तो गवर्नर। क्लियर? अब एक बार देख लेते हैं क्या पूछा गया है। ये कह रहा है कि अनुच्छेद 149 से संबंधित क्या है, आर्टिकल 149 से रिलेट क्या कर रहा है। अभी आपको क्या बताया गया? बी इज अ राइट आंसर, क्योंकि अभी आपको बताया गया आर्टिकल 149 ड्यूटीज एंड पावर ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों के बारे में बताया गया है। किस अनुच्छेद में? 149। कोई डाउट? चलिए नोट कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपका।
भारत संविधान के अनुच्छेद 129, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 129। तो जब इस तरह के आर्टिकल्स आते हैं तो फिर से एक बार आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपसे कहा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, हम कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। जब हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं तो आपको यह मालूम होना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रावधान है, ये जो प्रोविजन है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जल्दी से बताइए संविधान के किस भाग से संबंधित है? आपने कहा सर ये पार्ट 5 से संबंधित है। किससे संबंधित है? 5, भाग 5 से संबंधित है। कई बार ये पूछा गया है सर्वोच्च न्यायालय संविधान के किस भाग में ये प्रावधान बताए गए हैं, तो आपने कहा भाग 5 में। किस अनुच्छेद से संबंधित है? आपने कहा सर आर्टिकल 124 टू 147, 124 से 147 तक जो आर्टिकल हैं वो किसके बारे में है? वो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित हैं। जो भी उनके पावर, फंक्शन, ड्यूटीज, सैलरीज, अलाउंसेज, जो कुछ भी बताया गया वो इसी से संबंधित बताया जाएगा। जुरिडिक्शन वगैरह सभी चीजें इसमें बताई जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस अनुच्छेद में ये बताया गया कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो आप कह सकते हो अनुच्छेद 124। आर्टिकल 124 डिस्क्राइब देयर शैल बी अ यूनियन जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, तो यानी हमें इतना पता चल गया कि 124 से लेकर 147 यहां पर बताया गया है, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है अनुच्छेद 129, आर्टिकल 129। ये किसके बारे में बता रहा है? ये कह रहा है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। यानी जो भी यहाँ पर केसेज होते हैं, जो भी यहाँ पर जितने भी डिसीजन दिए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, वहां पर इनको जो है संग्रह करके रखा जाता है, यानी मेमोरी ऑफ द कोर्ट भी हम इसे कह सकते हैं। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 129। इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक आर्टिकल और हो सकता है, जैसे हमारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, अनुच्छेद 131, इंग्लिश में हम इसे आर्टिकल कहेंगे। आर्टिकल 131 किससे संबंधित करता है? तो आपने कहा ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन किस अनुच्छेद से संबंधित है? 131। वहीं हम बात करें आर्टिकल 125 की बात करें, आर्टिकल 126, 127, तो यहां से संबंधित आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए ये सभी सुप्रीम कोर्ट से रिलेट करेंगे। और सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान संविधान के किस भाग में बताया गया? भाग 5 में। ये सीजीएल में पिछली बार बहुत ही आसान पूछा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कौन से अनुच्छेद हैं, तो आप कहोगे 124 से लेकर 147। क्लियर? यहां क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? आर्टिकल 129 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट आर्टिकल 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? जल्दी से बताइएगा। आपने कहा इट प्रोवाइड फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू गिव एडवाइजरी ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट। इट प्रोवाइड फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। जब हम ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की अभी बात कर रहे थे तो ये कौन सा आर्टिकल था दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद था? आपने कहा सर 131, ठीक है। यह सर्वोच्च न्यायालय को मूल क्षेत्राधिकार वाला न्यायालय बनाने का प्रावधान करता है। मूल क्षेत्राधिकार यानी मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित पूछा जाए, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की बात की जाए, इस अनुच्छेद से संबंधित है। भविष्य में ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपने कहा सर अनुच्छेद 131 में बता, इट प्रोवाइड फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। यह सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाने का प्रावधान करता है। अभिलेख का मतलब होता है जहां पर जो भी चीजें होती हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं। तो आपको पता है ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? आर्टिकल 129। तो सी इज अ राइट आंसर। अनुच्छेद 129 किससे संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाने का प्रावधान
करता है। ये कह रहा है इट प्रोवाइड फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू गिव एडवाइजरी ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट। तो आपको पता है यह सर्वोच्च न्यायालय को, राष्ट्रपति को सलाहकारी राय देने का प्रावधान करता है। ये आर्टिकल 143 में बताया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है दोस्तों। आपसे पूछा जाए कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से जो कंसल्ट करता है, कोई भी ओपिनियंस अगर मान लीजिए वहां पर शेयर करता है, लेता है, तो ये किस आर्टिकल्स में बताया गया। और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, देन आंसर विल बी आर्टिकल 143। अनुच्छेद 143 के माध्यम से ये क्या करते हैं, एक दूसरे से सलाहकारी जो राय होती है वो प्रावधान इसमें बताया गया है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन 131, which article describes Supreme Court as a court to be a record, then answer will be 129 is a right answer। नोट कर लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है। द डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन। ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। हमने पिछली क्लास में हालांकि इसको किया था, लेकिन यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो हम देख सकते हैं, जब हम मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मौलिक कर्तव्य, हम इसे इंग्लिश में फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं दोस्तों। फंडामेंटल ड्यूटीज, गॉट इट। जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं, मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं, जल्दी से बताइए किस भाग से संबंधित हैं। भाग पूछा जाता है तो आपने कहा पार्ट 4 ए, हिंदी में पार्ट 4 का कहते हैं। किस अनुच्छेद से संबंधित है, आपने कहा आर्टिकल 51 ए। 51 ए यानी आप कह सकते हो जो मौलिक कर्तव्य हैं अनुच्छेद 51 क में बताए गए हैं, यानी कि आर्टिकल 51 ए में डिस्क्राइब है, बताए गए हैं। लेकिन जब हम मौलिक कर्तव्य की बात की है तो यहां पर ओरिजिन फंडामेंटल ड्यूटीज, ओरिजिन फंडामेंटल ड्यूटीज, जो मूल मौलिक कर्तव्य वो कितने थे, आपने कहा सर 10, यानी 1976 में इसे जोड़ा गया था। हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग 42nd अमेंडमेंट, अकॉर्डिंग 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1976 में ऐड हुए थे फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड। शॉर्टकट में हम एडिट कर देंगे फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड, ठीक है। किस संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, आपने कहा 42वें संशोधन के तहत। किस संशोधन के तहत, 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। किस वर्ष जोड़े गए, 1976 में। लेकिन ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस समिति के सिफारिश के आधार पर, तो आपने कहा थर्ड थिंग कमिटी, ठीक है। थर्ड थिंग समिति के रिकमेंडेशन के आधार पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। प्रेजेंट में कितने हैं, वर्तमान में कितने हैं। यदि आपसे वर्तमान में पूछे जाए, आपने कहा 11, यानी वर्तमान में 11, एक को जोड़ा गया है अकॉर्डिंग 86th अमेंडमेंट, 86वें संशोधन के तहत 2002 में 11th ड्यूटीज एडेड, 11वां कर्तव्य जोड़ा गया, 11th ड्यूटीज एडेड। याद रखना जो 11वां कर्तव्य था वो हमारे मौलिक कर्तव्य की लिस्ट में कब जोड़ा गया, 2002 में। किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। किस ड्यूटीज कौन सी थी, राइट टू फ्री एजुकेशन 6 to 14 एज चिल्ड्रन, इज दैट क्लियर। तो यहां पर पूछा गया भैया किसमें, तो देन ए इज अ राइट आंसर। आर्टिकल 51 ए किससे संबंधित है, अनुच्छेद 51 ए, आपने कहा मौलिक कर्तव्यों से, ठीक है। जब हम आर्टिकल 21 ए की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 21 ए, आप सभी जानते हैं राइट टू फ्री एजुकेशन जो है ये आर्टिकल 21 ए में फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। और इसे मौलिक अधिकारों की सूची में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था, अगर ये पूछा जाए अनुच्छेद 21 से, तो आप कह सकते हो 86वें संविधान संशोधन के तहत।
संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। यानी कि मौलिक कर्तव्यों में अनुच्छेद 21 का को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? 86वें। और आपको पता है 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। अब उम्मीद है जो आपसे हमने कहा था कि इस क्लास में आपको बहुत ही सहज सरलता से चीजें समझ में आ रही होंगी। तो यदि यहां तक आपको समझ में आ रहा है, आप बहुत आगे तक जीएस को लेके जाना चाहते हो, बहुत अच्छे से स्कोर करना चाहते हो, तो आप हमारे एप्लीकेशन भावना एजुकेशन हब के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और वहां पर हम एक फाउंडेशन लेवल से यानी 0 टू हीरो लेवल तक हम आपका कोर्स वहां चला रहे हैं। उम्मीद है आप इस क्लास में अपने समय का सदुपयोग कर कर बहुत कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आया है कि कह रहा है अभी कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल ग्राम पंचायत के बारे में संगठन से संबंधित है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। जब हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, विलेज पंचायत, जब भी ये आर्टिकल आता है, जब भी ये पूछा जाता है ग्राम पंचायत का जो संगठन है, ग्राम पंचायत संगठन, जब भी ग्राम पंचायत संगठन की बात करते हैं, ये जो वर्ड आएगा आपके माइंड में, आपको ड्राफ्ट आएगा कि मास्टर ने हमें लास्ट क्लास में बताया था डीपीएसपी राइट के बारे में। किसके बारे में? डीपीएसपी राइट। राज्य के, दोनों ही मीडियम साथ में लेके चलेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करेंगे, डीपीएसपी राइट की बात करेंगे। संविधान के किस भाग में है? तो आपने कहा भाग 4, भाग 4 में है। संविधान के किस भाग में? भाग 4 में है। किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आपने कहा 36 से लेकर 51। यानी आज के बाद जब जब ये इस तरह के कोई भी आर्टिकल्स आते हैं आपके माइंड में, सबसे पहले ये ड्राफ्ट होगा कि ये किस विषय से संबंधित आर्टिकल है। तो ऐसे में आपने देखा कि ये तो डीपीएसपी राइट है, आपको नहीं पता, लेकिन आपने आर्टिकल को याद रखा कि भाई डीपीएसपी राइट किस आर्टिकल से रिलेट करता है? 36 टू 51, 36 टू 51 ये किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और ये संविधान के भाग 4 में बताए गए हैं। पिछली क्लास में हमने ये जिक्र किया था कि हमने इन्हें आयरलैंड के संविधान से अडॉप्ट किया था। और आप सभी को पता है ये नॉन जस्टिसिएबल होते हैं। ये कैसे होते हैं? नॉन जस्टिसिएबल। हम इनका जो है डिमांड न्यायालय में नहीं कर सकते, मांग इनकी नहीं कर सकते। तो आपको पता है आर्टिकल 36 में क्या बताया गया है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट रिगार्ड्स डीपीएसपी, जो राज्य की परिभाषा बताई गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित। आर्टिकल जो 37 है या आर्टिकल 38 की बात करें, आर्टिकल 45, आर्टिकल 40, तो यहाँ पर आर्टिकल जब हम 40 की बात करते हैं, अनुच्छेद जो हमारा 40 है वो किसके बारे में? ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, विलेज पंचायत। ये विलेज पंचायत के संगठन के बारे में बात कर रहा है, ग्राम पंचायत संगठन के बारे में। कौन सा आर्टिकल? तो सी। ये तो हमें मिल गया, सी इज अ राइट आंसर, सी इज अ राइट आंसर। आर्टिकल 45 में दोस्तों, यानी कि आर्टिकल 45 में जो बताया गया है, पहले इसमें प्रोविजन हुआ करता था कि भाई 14 ईयर्स तक के चिल्ड्रन के एजुकेशन प्रोविजन था। लेकिन बाद में आप सभी को पता है जब 86वां संविधान संशोधन होता है, तो अब जो अनुच्छेद 45 है उसमें बिलो यानी 6 वर्ष से 6 इयर्स एज, 6 वर्ष से कम के चिल्ड्रन की देखभाल की जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पर बताया गया है, उनसे संबंधित शिक्षा वगैरह के प्रावधान के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 38 कहता है कि भैया सभी को यहाँ पर अपने आप को विकास डेवलपमेंट के लिए वो सारी चीजें सुविधाएं मिलनी चाहिए जो उन्हें मिलती हैं।
तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा? सी इज राइट आंसर। अनुच्छेद 40 किसके बारे में बताता है? तो आप कह सकते हो ये ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है? इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही सामान्य होते हैं, बहुत इजी होते हैं। जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा था कि इस तरह के प्रश्न जो है एग्जाम में काफी बार पूछे जा रहे हैं। ये कह रहा है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द यूनियन ऑफ इट्स टेरिटरी। कौन सा आर्टिकल्स है जो किसके बारे में डील करता है? डील्स विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन है 5 to 11, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51। आपको पता है अनुच्छेद जो 5 से 11 है वो किसके बारे में? नागरिकता। किसके बारे में? नागरिकता के बारे में, ठीक है, सिटीजनशिप के बारे में। ये किसके बारे में? तो आप कह सकते हो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 1 से 4। बी इज राइट आंसर। आज के बाद कभी भी आपको अनुच्छेद आर्टिकल 1, 2, 3, 4 कभी भी मिल जाएगा। आप इतना समझ चुके होंगे कि ये जो प्रावधान है, ये जो प्रोविजन है, यूनियन और उससे जो टेरिटरी है उससे रिलेटेड प्रोविजन रहेगा। आर्टिकल 12 to 35 ये सभी को पता है, ये भाग 3 में बताया गया। ये मौलिक अधिकार है। ये कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट है, ये मौलिक अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 36 से 51 की जब हम बात करते हैं, आर्टिकल 36 से 51 की बात करते हैं, तो ये किसके बारे में दोस्तों? आप कह सकते हो डीपीएसपी राइट। डीपीएसपी राइट्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नागरिकता किस भाग में बताई गई है? तो आप कह सकते हो ये भाग 2 में है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, भाग 1 में है, भाग 1। मौलिक अधिकार आपने कहा भाग 3 में है। डीपीएसपी आपने कहा भाग 4 से संबंधित है। क्लियर? तो यहां पर बी इज राइट आंसर। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह आदेश देता है कि राज्य को ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या कलात्मक स्थान की रक्षा करनी चाहिए? जब भी इस तरह का आपने, जैसे ही आपने ये पढ़ा तो आपके माइंड में एक ड्राफ्ट बना होगा कि कहीं ना कहीं ये डीपीएसपी राइट है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन मैंडेट दैट स्टेट शुड प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट्स और प्लेस और आर्टिस्टिक ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट? भाई किस अनुच्छेद में बताया गया? डीपीएसपी राइट है। हमने आपको अभी आपको बताया कि भी किसके बारे में, देख लेते हैं। आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39A। अब ये 39A किसकी बात करता है? 39A जो आपका आर्टिकल है ये किससे संबंधित है? तो आपने कहा ये जो आर्टिकल है सर ये किसके बारे में है? ये कहता है फ्री लीगल एड। किसकी बात कर रहा है? फ्री लीगल एड एंड इक्वल प्रोटेक्शन, एंड इक्वल प्रोटेक्शन, ठीक है। कानूनी जो फ्री सहायता होगी, आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 क्या कहता है? एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव सेपरेट फ्रॉम जुडिशरी, फ्रॉम जुडिशरी। जो आपका एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो पृथक्करण है वो किस अनुच्छेद में बताया गया है? आपने कहा आर्टिकल 50 में। आर्टिकल 49 अनुच्छेद 49 किससे संबंधित है? तो आपने कहा आर्टिकल 49 इज अ राइट आंसर, क्योंकि ये किसकी बात करता है कि भैया ये कहता है राज्य का ये कर्तव्य होगा जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जो भी कलात्मक स्थान है, स्मारक हैं, आप उनकी रक्षा करोगे, उन्हें प्रोटेक्शन दोगे। ये आर्टिकल 49 में बताया गया है। आर्टिकल 48A प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट,
ऑफ एनवायरमेंट। ये कहता है भाई पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण के संरक्षण की बात करता है। ये कौन सा आर्टिकल करता है? 48 ए। विच आर्टिकल डिस्क्राइब प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट इन डीपीएसवी? राइट, देन आंसर विल बी 48 ए। 39 ए किसकी बात कर रहा है कि भाई सभी को कानूनी जो विधिक सहायता है वो कैसी मिलनी चाहिए? वो फ्री मिलनी चाहिए और सभी के लिए समान होनी चाहिए, सभी को समान रूप से प्रोटेक्ट करें। आर्टिकल 50 कहता है कि भाई न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण होना, जिससे ये स्वतंत्र रूप से दोनों ही अपने अपने कार्य कर सके। आर्टिकल 49 कहता है कि राज्य का ये कर्तव्य होगा राज्य का ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या कलात्मक स्थान की रक्षा करनी चाहिए। ये 49 कहता है। 48 कहता है कि भैया एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करो। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आजकल काफी आ रहे हैं। बताइए, कह रहा है कि भाई राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनसे संबंधित कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? Which of the following statement is not correct about the DPSV? Right. बच्चों, ये कह रहा है पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए उपयुक्त रोजगार, स्वच्छ कार्य वातावरण सुनिश्चित करना, या फिर पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना, पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक सुनिश्चित करना, इंश्योरिंग इक्वल रेन्यूमरेशन फॉर इक्वल वर्क ओनली फॉर मेन, या फिर रिकॉग्नाइजिंग द इकोनॉमिक सिस्टम टू प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन अ फ्यू हैंड्स, कुछ हाथों में धन के केंद्रीकरण को रोकने के लिए आर्थिक व्यवस्था को पहचानना। तो ए का भी कार्य है, ये भी ठीक है। बी का भी कार्य है कि भैया पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने, ये भी ठीक है। लेकिन अगर यहां पर लिखा है इंश्योरिंग इक्वल रेम्यूनरेशन फॉर इक्वल वर्क फॉर ओनली फॉर मैन, गलत हो जाएगा। ये क्या है? गलत। उसका कारण क्या है? आपको अनुच्छेद 39 याद आ चुका होगा। क्या आ चुका होगा? आर्टिकल 39। और आर्टिकल 39 में बताया गया है कि पुरुष और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। क्लियर? तो सी क्या होगा? गलत होगा। और यही आंसर पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। यहां आपसे पूछा गया है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करता है? विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड अर्ली चिल्ड्रेन चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर? किस आर्टिकल में बताया गया? हमने कहा सी जा राइट आंसर। अभी इसके बारे में जिक्र किया था। अनुच्छेद 45 में जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनकी देखभाल के लिए, जिम्मेदारी के लिए ये आर्टिकल्स दिया गया है। अनुच्छेद 40 में अभी हमने जिक्र किया था ग्राम पंचायत के संगठनों के बारे में। 39 में सभी को अपने जो है आजीविका जीने का अधिकार है, समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए महिला पुरुष के लिए, ये 39 में बताया गया है। डिग्निटी भरा पूरे जीवन व्यक्ति व्यतीत करे, ये आर्टिकल 39 में बताया गया, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो चाहे बच्चा हो, सभी चीजों में बताया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा? इज अ राइट आंसर। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और अन्वेषण को रोकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट फोर्स लेबर एंड प्रिवेंट एक्सप्लोइटेशन? ये संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, ठीक है, यहाँ पर हम आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं, ये शेड्यूल लिख गया, यहाँ पर ये आर्टिकल्स होगा, अनुच्छेद होगा, आर्टिकल्स होगा, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है? तो आपको जब भी आर्टिकल्स की बात करें ये फंडामेंटल राइट्स है, आपको इतना मालूम होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स। जब हम फंडामेंटल राइट्स की ओर जाते हैं तो हमारे माइंड में एक छोटा सा ड्राफ्ट होना चाहिए, और ये ड्राफ्ट होना चाहिए जैसे मौलिक अधिकार की हम बात कर रहे हैं, की बात कर रहे हैं मौलिक अधिकार। जब हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं, आप सभी को पता है कि जो मूल कर्तव्य थे, मूल अधिकार थे संविधान में, वो 7 थे। कितने थे? 7, 7।
वर्तमान में 6, वर्तमान में कितने हैं? तो आपने कहा 6, 6, ठीक है। यानी राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया। आप सभी को पता है 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। अब इसमें आपसे पूछा गया है कि आपने सुना होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में आपने सुना होगा। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये किस अनुच्छेद से संबंधित है मौलिक अधिकार? तो आपने कहा सर अनुच्छेद 23 से लेकर 24 में बताया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। जब भी एक्सप्लॉयटेशन से संबंधित कोई भी आपके पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन बनता है, आपके पास एक पूरा दिमाग में ड्राफ्ट होना चाहिए। अनुच्छेद 23 से 24 में बताया गया है। 23 जो है ह्यूमन बीइंग ट्रैफिकिंग की बात करता है कि भाई आप मानव व्यापार नहीं कर सकते, मानव देह व्यापार नहीं कर सकते, आप किसी को जबरन मजदूरी पे नहीं रख सकते, आप किसी को बेकार मजदूरी पे नहीं रख सकते, आप किसी को बंधुआ मजदूरी पे नहीं रख सकते, किसी की इच्छा के खिलाफ आप उससे काम नहीं करवा सकते। यदि ऐसा कर रहे हो तो वो उसके मौलिक अधिकारों का हनन है, ठीक है। तो यहां पर आपसे पूछा गया कौन सा आर्टिकल, अगर पूछा गया तो आप कहोगे आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 इज अ राइट आंसर कि वो प्रोहिबिट करता है, ठीक है, जबरन श्रम को प्रोहिबिट करता है, ह्यूमन बीइंग ट्रैफिकिंग को, मानव व्यापार को प्रोहिबिट करता है, फोर्स लेबर को प्रोहिबिट करता है, बेकार लेवल को प्रोहिबिट करता है। ये सभी आर्टिकल 23 में बताए गए। आर्टिकल 24 में आप सभी को पता है कि प्रोहिबिट बिलो द 14 एज चिल्ड्रन इन हैजार्डियस प्लेस, हानिकारक जो फैक्ट्री है, कारखाने हैं, वहां पर 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जाने से रोकने का प्रावधान करता है। कौन सा आर्टिकल? 24। तो डी इज द राइट आंसर। आर्टिकल यानी अनुच्छेद 23 होगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दोहरा खतरा कहता है, जो कहता है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा या दंडित नहीं किया जाएगा? ये भी काफी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है। आपने राइट टू फ्रीडम के बारे में सुना होगा। किसके बारे में सुना होगा? राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बारे में बात करेंगे हम। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और ये आपका मौलिक अधिकार है, ये तो आप जानते ही हैं। राइट टू फ्रीडम किस अनुच्छेद से संबंधित है? आपने कहा आर्टिकल 19 से 22। ये हमारा मौलिक अधिकार है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है मौलिक अधिकार है, और किस अनुच्छेद से संबंधित है? 19 से 22। और आपको पता है जब मौलिक अधिकार है तो भाग 3 में बताया गया होगा। इसमें आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है। प्रोटेक्शन ऑफ 6 टाइप ऑफ फ्रीडम। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं के संरक्षण की बात की गई है। आर्टिकल 22 में प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट फॉर अरेस्ट, गिरफ्तारी के संरक्षण में जो यहाँ पर कुछ प्रोटेक्शन दिया गया है। गिरफ्तारी के समय मान लीजिए कुछ अधिकार दिए गए हैं, आप कारण जान सकते हो, रीजन जान सकते हो कि भाई रीजन क्या है। दूसरा आर्टिकल 21 का जो सेकंड क्लॉज है, यहाँ पर भी मान लीजिए उसी के बारे में, एजुकेशन के बारे में जो है, लेकिन जो आर्टिकल 20 का जो सेकंड क्लॉज है उसमें ये बताया गया है कि आप यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो अपराध सिद्धि की स्थिति में भी उसे कुछ संरक्षण प्राप्त होता है। जैसे कि किसी भी व्यक्ति को आप एक सजा के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकते, ये आर्टिकल 20 में बताया गया है। किसी व्यक्ति को सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो अपने खिलाफ जो गवाही नहीं दिला सकते, ये आर्टिकल 20 में बताया गया है। और उस व्यक्ति ने यदि कोई अपराध मान लीजिए 1990 में किया है और उसका जो है जजमेंट आया 2000 में, यानी 10 वर्ष में कानून बदल गया, तो उसे कौन सी सजा मिलेगी? तो जिस वक्त एट द टाइम, यानी जिस समय उसने जो अपराध किया उस वक्त जो कानून होगा वही उसे सजा मिलेगी, ना कि वर्तमान में जो कानून बना है। तो ये आर्टिकल 20 में बताया गया है। सी इज अ राइट आंसर, सी इज अ राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद है इस क्लास में आपको अभी तक बहुत कुछ समझ में आ चुका होगा। यदि ऐसा है तो कोशिश करें लगभग 1,00,000-2 लाख लोगों को चैनल शेयर कर दें। क्या कह रहे हो, ज्यादा हो गया? अगर ज्यादा हो गया तो ये आपकी ड्यूटी कर्तव्य रहेगा कि 10 से 20 लोगों को यदि आप शेयर करते हो
तो ये आपकी गुरु दीक्षा का एक पार्ट रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। उम्मीद है फिर से इसी ऊर्जा के साथ आपसे मिलेंगे।